अब जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस समय के वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, गांधी जी अटेंड करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के तहत पे। ठीक है, बट गांधी जी कोई भी पॉइंट पे कंक्लूड नहीं कर पाते हैं उस समय। ठीक है, और जो रैमसी मैकडोनल्ड प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन की तरफ से, ठीक, उन्होंने कॉमनल रिप्रेजेंटेशन का प्रस्ताव रखा। ठीक है, और गांधी जी से काफी ज्यादा नाराज भी हुए। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, कॉमनल अवार्ड भी अनाउंस कर दिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा। ठीक, कॉमनल अवार्ड का हमने पहले ही बात किया कि वही पर्सन वोट करेंगे वो जिस कम्युनिटी से पर्सन इलेक्शन लड़ रहा है। ठीक है, और जब गांधी जी वापस आ जाते हैं उसके बाद में क्या है कि जो कॉमनल इलेक्टोरेट था ये मुस्लिम, सिख, यूरोपियंस, ठीक है, और साथ ही साथ डिप्रेस्ड क्लास को भी दिया गया। ठीक है, और सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम यही थी, डिप्रेस्ड क्लास को देने के बाद में जो ब्रिटिशर्स थे वो कहीं ना कहीं डिवाइड करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है, पूना पैक्ट होता है। ठीक है, जिसको हम गांधी अंबेडकर पैक्ट भी कहते हैं, जो कि 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, किस लिए हुआ था कि जो कॉमनल अवार्ड था हम उसको ना माने, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो हिंदूज में ही डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो गांधी जी ने इसके लिए फास्ट भी किया। ठीक, साथ में बोला कि मैं सेपरेट इलेक्टोरेट को नहीं एक्सेप्ट करूंगा। तो पूना पैक्ट में यही चीज में साइन हो गया कि नहीं, वो लोग भी नहीं ये मानेंगे, बट ये हुआ कि खाली आप सीट को रिजर्व कर देंगे। ठीक है, और जैसे जैसे समय आता जाएगा हम वो जो रिजर्वेशन पॉलिसी उसको खत्म कर देंगे। तो अभी हमारे आज़ादी के बाद हर 10 साल में वो जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उस पर रिव्यू किया जाता है, बट अभी भी रिजर्वेशन चल रहा है इंडिया में। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, जो कि 1932 में होती है। ठीक है, इसमें भी कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हो पाता है। उसके बाद होता है ब्रिटिश इंट्रोड्यूस करती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो साइमन कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की थी 1930 में, उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, देखिए जो अभी हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो उसका बेसिक फ्रेमवर्क है, ठीक है, वो भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 वहीं से लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस करने की कोशिश किया जाता है, जैसे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है, डायरकी को अबॉलिश कर देना, ठीक, और जो मिनिस्टर है उनको रिस्पॉन्सिबल कर देना, लेजिस्लेटिव एंड फेडरेशन एट द सेंटर। ठीक है, आगे देखते हैं हम। फिर जवाहरलाल नेहरू ने बोला भी कि इट वाज अ न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, ये स्टेटमेंट था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और कांग्रेस ने इस एक्ट को अपोज करते हैं। ठीक है, मोहम्मद जिन्ना कहते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं, कांग्रेस वाज ड्रंक विथ पावर एंड वाज ऑपरेसिव अगेंस्ट मुस्लिम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, ठीक है, और उसमें ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इंडिया को जबरदस्ती पार्टिसिपेट करवाने की कोशिश करते हैं, तो कांग्रेस मिनिस्ट्री जो होती है वो 22 दिसंबर 1939 को रिजाइन कर देती है उसके प्रोटेस्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद कांग्रेस मिनिस्ट्रीज एवरीवेयर रिजाइंड ऑन 22 दिसंबर 1939। जिन्ना वाज हैप्पी ओवर दिस, ही कॉल्ड अपॉन द इंडियन मुस्लिम टू सेलिब्रेट द रिजाइनिंग डे ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री एज द डे ऑफ डिलीवरेंस। ठीक है, जब कांग्रेस रिजाइन कर देती है तो जो मुस्लिम लीग होती है, जो को जिन्ना रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो उस डे को 22 दिसंबर 1939 को एज अ डे ऑफ डिलीवरेंस के नाम पे सेलिब्रेट करते हैं। अब बात आती है पाकिस्तान रेजोल्यूशन की या फिर लाहौर रेजोल्यूशन। ठीक है, तो 1930 में इकबाल जो पर्सन था उसी ने ही सजेस्ट किया था कि जितने भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है उनको एक साथ यूनाइट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब जो चौधरी रहमत अली था, इसी ने ही फर्स्ट टाइम पाकिस्तान वर्ड का मतलब जिक्र किया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट अगस्त ऑफर। अब देखिए क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो अब ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं वीक थे, उनको इंडियंस की मदद चाहिए थी एज अ रॉ मटेरियल, एज अ सोल्जर्स, हर तरीके से। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को पता था कि अगर हम इंडियंस का सपोर्ट नहीं लेंगे तो वो हार जाएंगे, तो उन्होंने अगस्त ऑफर दिया, या फिर जिसको हम लिथिंगो ऑफर भी कहते हैं, जो कि आया 8 अगस्त 1940 में। ठीक है, और इन्होंने बोला कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। ठीक है, बट यहाँ पे वही था, डोमिनियन का मतलब कि ब्रिटिश ऊपर रूल कर ही रहे होंगे, बस हम आपको कुछ फ्रीडम दे देंगे। और जो कांग्रेस थी उसने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, बट जो मुस्लिम लीग थी उसने इस ऑफर को मतलब वेलकम किया कि नहीं अच्छा है ये चीज। ठीक, आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह। ये चालू हुआ 1940 से लेकर के 1941 के बीच तक चलता रहा। अब इसमें क्या हुआ कि अब हर कोई अकेले लड़ेगा, ठीक है, अपनी आजादी के लिए। जो फर्स्ट पर्सन थे, ठीक है, जिसको हम फर्स्ट सत्याग्रही बोलेंगे, वो थे विनोबा भावे, ठीक है। तो विनोबा भावे इज द फर्स्ट सत्याग्रही हु अरेस्टेड, ठीक है, बाय द स्टार्टिंग ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, ये सब लोग अरेस्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा क्रिप्स मिशन आता है, जो कि ब्रिटिश के द्वारा आता है। सेम वही चीज कि इंडियंस की मदद के लिए कि इंडिया को और वो रूल कर सके 1942 में। तो उन्होंने बोला कि हम आपकी बातों को सुनेंगे, प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, और बोला उन्होंने कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, ठीक। तो महात्मा गांधी ने इस समय एक स्टेटमेंट दिया, अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक। इसका मतलब ये कि अब जो आपका बैंक बैंकरप्ट हो गया है और आपने वो एक पुराना चेक दिया जिसका डेट भी निकल गया, तो मतलब वही है कि अब ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में नहीं टिक पाएगा। उनका कहने का मतलब ये था, ठीक है। उसके बाद होता है चालू क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 को, ठीक है। 8 अगस्त 1942 उसकी एग्जैक्ट डेट है। कांग्रेस ने मीटिंग किया था ग्वालियर टैंक बॉम्बे में, ठीक है, और वहां पे अडॉप्ट किया था क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, जिसमें गांधी जी ने नारा दिया था डू और डाई, ठीक है। उसी के साथ में अब पैरेलल गवर्नमेंट भी स्टैब्लिश होना शुरू हो गई थी। तो सबसे पहले हुई थी बलिया में, जो कि उत्तर प्रदेश में, और उसको स्टैब्लिश जिसने किया था चितू पांडे ने, ठीक है। दूसरी हमारी तोमलुक, जो कि बंगाल में सतीश सामंत ने स्टैब्लिश किया था। नेक्स्ट हमारी सतारा, जो कि महाराष्ट्र में है, इसको वाई बी चौहान, नाना पाटिल ने स्टार्ट किया था। और चौथी हमारी तालचर उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट सीआर फॉर्मूला। सीआर फॉर्मूला आया था हमारा 1944 में, ठीक। सीआर का फुल फॉर्म है चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, ठीक है। ये एक कमीशन अपॉइंट की गई थी, किस लिए कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं मुस्लिम डोमिनेटेड, उस पे उसको डिमार्केट करना है कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया कहाँ पर है, ठीक है, इस चीज के लिए। नेक्स्ट हमारा आया था वेवल प्लान, ठीक है, और इसके बाद ही हुई थी शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो सबसे पहला चीज वही कि जो सिचुएशन थी यूरोप में वॉर का चल रहा था, तो उसमें अच्छी हालत नहीं थी, और इंडिया को भी उस समय जापान की मदद मिल रही थी। तो ब्रिटिश को लगा कि नहीं, अगर हमने इंडिया का सपोर्ट नहीं लिया तो फिर वहां इंडिया में ब्रिटिश का रूल अच्छे से चल नहीं पाएगा, ठीक है। तो वही जो लॉर्ड वेवल थे उस समय वॉइस रॉय थे इंडिया के, तो उन्होंने वेवल प्लान लाते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि हम आपकी बातों को सुनेंगे, उसमें हम इंडियंस का भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे और इक्वल रिप्रेजेंटेशन करेंगे मुस्लिम और हिंदू का, ठीक है। तो बट वही, और साथ ही साथ जो कांग्रेस के लोग जेल में है उसको भी रिलीज कर देंगे, ठीक है। बट कोई पर्टिकुलर डिसीजन आ नहीं पाया, ठीक है। तो यही सब बातें थी। फिर उसके बाद होता है आईएनए ट्रायल्स। आईएनए मतलब इंडियन नेशनल आर्मी के कुछ लोग थे जो जिनको पकड़ लिया गया था, और ट्रायल मतलब उनपे कार्रवाई की जा रही थी। कब? 1947 में। वो कौन कौन पर्सन थे ये भी जरूरी है। पीके सहगल, शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लन, ठीक। और ये ट्रायल कहाँ हो रहा था? रेड फोर्ट 1945 में, ठीक है, नवंबर में, ठीक। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से थे कुछ लॉयर भी गए थे उनके सपोर्ट में, जैसे तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, असफ अली, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब लोग गए थे उनके सपोर्ट में। नेक्स्ट है हमारा आजाद हिंद फौज के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसको हम इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब हुआ क्या था कि जो जापानीज आर्मी थी जो हार गई थी, ठीक है, सॉरी मतलब जापानीज आर्मी जब ब्रिटिश को हरा दी थी, और ब्रिटिश की तरफ से कौन? इंडियन सोल्जर्स भी लड़ रहे थे, ठीक है। तो जब वो हरा दी थी ना, तो उसके बाद जो इंडियन सोल्जर थे उनको जापानीज आर्मी ने कैप्चर कर लिया था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब बैंकॉक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें राज बिहारी बोस जो इलेक्ट हो जाते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। अब और जो ये इंडियन नेशनल आर्मी का जो ब्रेन चाइल्ड है ना, वो किसने डिजाइन किया था? मोहन सिंह ने। अब इन लोगों ने सोचा कि वो जो सोल्जर्स है ना, अगर हम उनको मोटिवेट कर लें और उनको बोलें कि अब आपको ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ना है, तो वहीं से ही मतलब एक और टाइप का रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बाद में 1943 में क्या है कि जो सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी को फिर से रीऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। और 3 इंपॉर्टेंट फाइटिंग ब्रिगेड्स का नाम था, एक सुभाष, एक गांधी और तीसरा नेहरू, ठीक है। और उसके बाद एक वुमेन फोर्स भी थी जिसका नाम था रानी झांसी ब्रिगेड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रॉयल इंडियन नेवी या फिर रेटिंग म्यूटिनी। बस ईयर जरूरी है कि 18 फरवरी 1946 में हुआ था ये, ठीक है।
फिर हमारा नेक्स्ट आता है कैबिनेट मिशन, ठीक है। इसमें जो उस समय क्या कहते हैं ब्रिटिश पीएम थे, उन्होंने जो उस समय लॉर्ड एटली थे, उन्होंने डिक्लेरेशन किया और भेजा कैबिनेट मिशन में 3 लोगों को कि आप बात करिए जाकर के किस तरीके से इंडिया का कानून बनाना है और साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इस्टेब्लिश करिए, ठीक है। तो उसमें 3 पर्सन आए थे, ये नाम जरूरी है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैटफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी स्थापना करने के लिए बोल दिया, ठीक है। और साथ ही साथ कि अब आगे को हमें कैसे प्रोसीड करना है, इसमें सारी चीजें बात की गई। अब नेक्स्ट हमारा डायरेक्ट एक्शन कैंपेन, जो कि 16 अगस्त 1946 को चालू हुआ था, ठीक है। इसमें क्या था, मुस्लिम लीग ने बोला अब ये डायरेक्ट एक्शन होगा हमारा, ठीक है, ताकि हम जो भी हमारी आज़ादी है हम वो जीत सकें, ठीक है। उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना कर दी जाती है 2 सितंबर 1946 को, ठीक है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को ही प्रेसिडेंट माना जाता है, प्राइम मिनिस्टर के तौर पे हेड है, ठीक है। फिर उसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की जाती है, डेट इंपॉर्टेंट है 9 दिसंबर 1946, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं, और जिसमें मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं करती है। फिर होती है लॉर्ड एटली की अनाउंसमेंट, ठीक है। तो 20 फरवरी 1947, सॉरी लॉर्ड नहीं, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली की अब जो है ब्रिटिश वो विड्रॉ करेगी इंडिया से, कब, 30 जून 1948 को, ठीक है। और जो लॉर्ड वेवल है अब उसको रिप्लेस करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो लेकिन जो सिचुएशन थी वो अच्छी थी नहीं, क्योंकि यहाँ पे रॉयट होना शुरू हो गया था, तो उसको देखते हुए आता है माउंटबेटन प्लान, 3 जून 1947 प्लान भी बोला जाता है इसको, फिर या फिर प्लान बाल्कन भी बोला जाता है, ठीक है, कि अब इंडिपेंडेंस कैसे देनी है इस चीज़ पे डिसाइड करने के लिए, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंस एक्ट आ जाता है 1947 को और इंडिया आज़ाद हो जाता है। अब हुआ क्या, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अब जो इतनी सारी प्रोविंसेस थी अराउंड 540 प्लस, अब हमें उसको इंटीग्रेट करना है। तो ये सबसे बड़ा काम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिया, इसीलिए उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। उन्होंने जितनी भी प्रोविंसेस थी उसको एक साथ यूनाइट किया, ठीक है। अब कुछ स्टेट्स थी, जहाँ प्रोविंस बोलिए, जो यूनाइट नहीं हो रही थी, तो उनको अलग तरीके से यूनाइट कराया गया, जिसमें से जो यूनाइट नहीं हो रही थी कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अलग अलग बाकी तो सारी इंटीग्रेट हो गए। कश्मीर का आपको पता ही है कि जो महाराजा थे वहां के, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था वहां पर, फिर उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था, ठीक है, कि वो इंडिया के साथ एग्रीमेंट कर ले रहे हैं कि जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, कम्युनिकेशन है, डिफेंस है, ठीक है, ये सब इंडियन गवर्नमेंट देखेगी, बाकी चीजें वो खुद का एडमिनिस्ट्रेशन देख लेंगे, एक टाइप से स्पेशल स्टेटस, ठीक है। और हैदराबाद और जूनागढ़ में क्या किया, जो जूनागढ़ में था लोगों वहां पे रेफरेंडम करा दिया, लोगों से खुद ही पूछ लिया कि आप लोग किसके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। तो लोग इंडिया के साथ ही चूज करते हैं। फिर जो निजाम ऑफ हैदराबाद थे उनको जबरदस्ती, मतलब थोड़ा सा फोर्स डाला गया उनके ऊपर, ताकि आप क्या करिए, इंडिया के साथ ज्वाइन हो जाइए। अब कुछ फ्रेंच कॉलोनीज थी, क्योंकि वहां पे फ्रेंच का रूल चल रहा था, बट 1954 तक क्या था, जो फ्रेंच थी उसने पोंडिचेरी, चंद्रनगर, माहे, करिकल, यनम, ये सब वापस कर दिया था इंडिया को। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रेंच कॉलोनीज कहाँ कहाँ थी, ठीक है। फिर पोर्तुगीज कॉलोनीज भी थी, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली, तो ये भी इन्होंने वापस कर दिया था इंडिया को 1961 में, ठीक है। अब हम कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये आपने पहले भी देखा है, ठीक है, आप इसको चाहे तो देख भी सकते हैं। अब इसमें हम इंपॉर्टेंट देखेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराई 1191 में हुआ, 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराई हुआ, बर्थ ऑफ गुरु नानक 1469 में हुआ, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, और जिसकी बाद मुगल डायनेस्टी का स्थापना हो गया 1526 में। फिर बैटल ऑफ खानवा 1527 में हुआ, जिसमें बाबर ने राणा सागर को हरा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया, कब, 1539 में बैटल ऑफ चौसा में, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब होती है, 1556 में होती है, जिसमें अकबर ने हेमू को हरा दिया। फिर बैटल ऑफ तलाई कोट 1556 में, बैटल ऑफ हल्दीघाट जिसमें राणा प्रताप को अकबर ने हरा दिया 1576 में, ठीक। 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश कर दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है, ठीक है, जो कि लॉर्ड क्लाइव थे उस समय, ठीक है,
उनके लीडरशिप में, और बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। फिर हमारी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में होती है। फिर बैटल ऑफ बक्सर 1764 में होती है। ठीक है, फिर जो प्रैक्टिस ऑफ सती कब बैन कर दिया गया? 1829 में बैन कर दिया गया। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा होता है 1905 में। ठीक है, और फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग जो कि सलीम उल्लाह नवाब ऑफ ढाका ने की थी 1906 में। दिल्ली दरबार जिसमें किंग और क्वीन विजिट करते हैं इंडिया में। ठीक, और साथ ही साथ जो कैपिटल थी बंगाल से वो दिल्ली शिफ्ट कर दी जाती है 1911 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत 1914 में होती है। लखनऊ पैक्ट साइन होता है मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक साथ यूनिटी करने के लिए 1916। ठीक है, और 1929 में रेजोल्यूशन पास होता है पूर्ण स्वराज का। आगे देखते हैं हम। गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरुआत होता है 1 सितंबर 1939 में। ठीक है, आगे हम देखते हैं एहुल कहाँ है? ठीक है, ये है कर्नाटका में। ठीक है, अजंता केव कहाँ है? जो कि ये रॉक कट केव्स हैं बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अयोध्या कौन सी रिवर पर है? वो है सरयू रिवर पर। बदामी या फिर जिसको हम वटापी भी कहते हैं, यह है कर्नाटका में। ठीक है, और ये हिंदू टेम्पल है। ठीक, आगे हम देखते हैं मेन है अब हमारा कुछ प्लेसेस हैं जो कि पर्सनालिटी से एसोसिएटेड है। बरदोली जो कि सरदार पटेल से एसोसिएटेड है क्योंकि बरदोली सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, बेलूर रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने स्टैब्लिश किया था। फतेहपुर सीकरी अकबर से रिलेटेड है। ठीक है, मैसेडोनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, बाकी आपको बुद्धा वाला मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर ही कर दिया, आप वहां से देख सकते हैं। वृंदावन जो कि उत्तर प्रदेश में लॉर्ड कृष्णा से एसोसिएटेड है। उज्जैन जो कि महावीरा से। ठीक है, शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर। श्रृंगीपट्टनम टीपू सुल्तान। साबरमती महात्मा गांधी। राजघाट महात्मा गांधी। पोरबंदर महात्मा गांधी। पुंडुचेरी और बिंदु घोष। ठीक है, फिर है हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे श्रवण बेगुला, ये है कर्नाटका में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक क्या कहते हैं स्टैचू है गोमेतेश्वर बाहुबली का। ठीक है, ये एक टॉलेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू है पूरे दुनिया का सबसे बड़ा। ठीक है, अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फॉरेन इन्वेजन। देखिए, तो ये भी हमने सारे डिस्कस कर लिए, बस एक रिवीजन के फॉर्म में है। मेगास्थनीज जो कि सिल्यूकस निकेटर का रिप्रेजेंटेटिव था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आता है और उसने बुक लिखी थी इंडिका। फाहिन आता है चंद्रगुप्त II जिसको हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, उनके समय में आता है। ह्यूनसांग हर्षवर्धना के टाइम पे आता है। ठीक है, और जो इत्सिंग थे ये आए थे, ये भी बुद्धिज्म को ही स्टडी करने के लिए आए थे। अल मसूदी इन्होंने एक बुक लिखी थी मुरुज उल जहाब। ठीक है, अल बरूनी ने एक बुक, उनका जो ओरिजिनल नाम था वो था अबू रेहान महमूद। ठीक है, ये किसके साथ आए थे? ये मोहम्मद गजनी के साथ आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मार्को पोलो, ये एक वियतनाम ट्रैवलर थे जो कि साउथ इंडिया विजिट करते हैं। ठीक है, किसके समय में? जब पांड्या रूलर थे ना मदुराई के, उनके समय के। ठीक है, फिर इब्न बतूता एक मोरक्कन ट्रैवलर है, ये विजिट करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था रेहाला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निकोल डी कॉन्टी जो कि एक वेटिनियन ट्रैवलर थे और ये भी विजिट किए थे विजयनगर एम्पायर के टाइम पे। नेक्स्ट है हमारा अब्दुल रज्जाक। ठीक है, ये एक पर्शियन ट्रैवलर थे। ठीक है, और ये कैलिकट जैमुरिन का जहां था, जहां वास्को डिगामा गया था, वहीं पे ये भी जैमुरिन कैलिकट विजिट किए थे। ठीक है, फिर है हमारा डोमिनिगो पियस। ठीक है, ये कृष्णदेव राय के टाइम पे आए थे। नेक्स्ट है हमारा विलियम हॉकिंस और थॉमस रो, ये आए थे जहांगीर के टाइम पे। ठीक, ये ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव थे। फिर है हमारा फ्रांसिस्को बर्नियर, ये फ्रेंच फिजिशियन फिलोसफर थे। ठीक है, ये आते हैं औरंगजेब के समय में। ठीक, अब कुछ हमारी इंपॉर्टेंट कुछ नाम है जिनके नाम से लोगों को जाना जाता है। जैसे हमारा सबसे पहला है आंध्रा केसरी ट्री प्रकाशम। ठीक है, अन्ना CN अन्नादुराई, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, BR का मतलब है भीमराव रामजी, ये भी आप याद रख सकते हैं। बादशाह खान, अब्दुल गफ्फार खान, बापू महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, बीकन
ऑफ लाइट ऑफ एशिया सुभाष चंद्र बोस चाचा जवाहरलाल नेहरू सी राजागोपालाचारी देशबंधु CR दास, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन, फादर ऑफ नेशन, ठीक है, महात्मा गांधी फ्रंटियर गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नरोजी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, इंडियन बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंडियन आइंस्टीन नागार्जुना, इंडियन नेपोलियन समुद्रगुप्त, ठीक है। आगे देखते हैं हम जेपी या फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस चार्ल्स मेटकाफ, लॉयन ऑफ पंजाब जिनको शेर पंजाबी वो बोला जाता है लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महामना पंडित मोहन मालवीय, मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, दयानंद सरस्वती, मैन ऑफ आयरन या फिर आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन मैडम भीकाजी रुस्तम, कामा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सोरी नायडू, पैरेट ऑफ इंडिया टूटे ही हिंदुस्तान अमीर खुसरो, पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स सुभाष चंद्र बोस, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, स्कैरेज ऑफ गॉड चेंगिस खान, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट सेइंग्स हैं वो भी देख लेते हैं किसने बोला। बैक टू वेदास दयानंद सरस्वती, धर्म चक्र परिवर्तन महात्मा बुद्धा, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। डू और डाई महात्मा गांधी। नेक्स्ट है हमारा गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। माई अल्टीमेट एम इज टू वाइप एवरी टीयर्स फ्रॉम एवरी आई, अ ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी जवाहरलाल नेहरू, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं आप यहाँ से देख सकते हैं, लिस्ट है, ये सब रिवीजन चल रहा है हमारा, ठीक है। बैटल ऑफ हिस्पेस अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में, कलिंगा वॉर अशोका और किंग ऑफ कलिंगा के बीच में, ईयर भी याद रख सकते हैं 260 BC। फर्स्ट बैटल ऑफ तराई और थानेश्वर, ठीक है, ये 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, विनर पृथ्वीराज चौहान थे। सेकेंड बैटल ऑफ तराई 1192 में, सेम पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, और इसमें मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, बाबर जीत जाते हैं। बैटल ऑफ खानवा 1527 में, बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें बाबर जीत जाते हैं। बैटल ऑफ चौसा 1539 में, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें शेरशाह जीत जाते हैं। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में होता है, अकबर और हेमू के बीच में, अकबर जीत जाते हैं। बैटल ऑफ तलाई कोटा 1565 में, ठीक है। इसमें क्या है कि जो मुस्लिम की तरफ से लड़ते हैं किसके अगेंस्ट में, विजयनगर एम्पायर से, ठीक है, जिसमें मुस्लिम जीत जाते हैं। बैटल ऑफ हल्दीघाट 1576 में हुई थी, राणा प्रताप और अकबर के बीच में, जिसमें अकबर जीत जाते हैं, ठीक है। फिर होती है हमारी बैटल ऑफ प्लासी 1757, ठीक है, जिसमें सिराजुद्दौला अंग्रेजों के अगेंस्ट में लड़ते हैं, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। बैटल ऑफ पानीपत थर्ड 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली अगेंस्ट मराठा लड़ते हैं, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है, ठीक है। फिर हमारी बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, जिसमें बहुत सारे लोग थे, ठीक है, जो फाइट कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्स, ठीक है, जिसमें सिर्फ अगेन फिर से ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, ठीक है। बाकी जो है ये मैसूर वॉर, सिख वॉर, ये मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ। अब कुछ रिफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, जैसे प्रोहिबिशन ऑफ सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये कौन से ईयर में पास किया गया था, 1829 ईयर, बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको सपोर्ट किसने किया था, राजा राम मोहन रॉय ने, और किसके समय में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मैं मतलब बता चुका हूँ, अगर आपका बेटा नहीं है तो उसके बाद जो उसका अंडरटेकिंग कौन लेगा, वो लेगा ब्रिटिश लेगा, ठीक है। 1848 में शुरुआत की गई थी, जिसमें लॉर्ड डलहौजी उस समय वहाँ के रूलर थे इंडिया के, ठीक है। विडो री मैरिज एक्ट 1856 में लाया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय में, ठीक है। फिर है एल्बर्ट बिल, जो कि 1883 में लाया गया था लॉर्ड रिपन के टाइम पे, ठीक है। एल्बर्ट किस लिए था कि जो इंडियंस के साथ जिस तरीके का न्याय है, सेम चीज यूरोपियंस के साथ, मतलब इक्वल लॉ होना चाहिए, इसलिए लाया गया था, ठीक है। फिर हमारा मॉली मिंटो रिफॉर्म, जो कि 1909 में लाया गया था, ठीक है, लॉर्ड मिंटो 2 के समय में। फिर आया मॉन्टेग्यू क्लेंसफोर्ड, जो कि 1919 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जलियांवाला बाग मैस्केरा 1919 में हुआ था, उस समय लॉर्ड कौन था, क्लेंसफोर्ड। रिवोल्ट एक्ट 1919 में आया था, लॉर्ड क्लेंसफोर्ड ही
उस समय रूल कर रहा था। आगे देखते हैं हम, साइमन कमीशन 1928 में आती है। उस समय लॉर्ड थे इरविन, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में साइन होता है, लॉर्ड इरविन ही होते हैं। कॉमनल अवार्ड 1932 में आता है, लॉर्ड वेलिंगडन होते हैं, ठीक है। सेपरेट इलेक्टेड 1932 में इंट्रोड्यूस किया जाता है, लॉर्ड वेलिंगडन भी होते हैं। अब मैं ये बार बार लॉर्ड क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आ जाता है कि किसके समय में सेपरेट इलेक्टेड पास किया गया था, या फिर उस समय लॉर्ड कौन था, ठीक है। फिर क्रिस मिशन 1942 में आता है, लॉर्ड लिथिंगो होते हैं लॉर्ड। आइनेट ट्रायल 1945 में होता है, लॉर्ड वेवल प्लान 1945 में, लॉर्ड वेवल के टाइम पे ही। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 लॉर्ड वेवल के टाइम पे। माउंटबेटन प्लान और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट दोनों माउंटबेटन के समय में आता है, ठीक है।